और आजम खान ने साइफर की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी है। अमरीकी साइफर की कहानी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जुबानी। आजम खान ने अदालत में बयान दिया कि मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को साइफर से मुताल्लिक पहले ही बता चुके थे। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर साबिक वज़ीर आज़म ने उसके गुम होने से मुताल्लिक बताया। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, मज़ीद क्या हैरान कुन और तहलका खेज इंकशाफात किए साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने? उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। कहा कि साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल दूंगा। इमरान खान ने साइफर मेरे से 9 मार्च। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। आज़म खान ने साइफर की हंडिया को बीच चौराहे फोड़ दिया है। एक ऐसा बयानिया जिसको अवाम में बार बार दोहराया गया और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI के साथ एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें साइफर के बयानिए को साजिश बनाकर और अवाम में बयानिया बनाने की कोशिश की गई। आज़म खान ने साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक बताया कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम में बयानिया बदल दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मार्च को ये साइफर लिया और बाद में इसको गुमा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर ड्रामे के ज़रिए अवाम में और मुल्की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बोया है। अमरीकी साइफर की ये कहानी है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़ुबानी। आज़म खान ने साइफर की हंडिया को बीच चौराहे फोड़ दिया है। मियाँ शाहिद, आप कुछ बता रहे थे, आपकी आवाज़ अब ठीक आ रही होगी। आज़म खान ने जो इंकशाफात की हैं उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था कि लेकिन इसके बावजूद एक स्क्रिप्ट मसला को अवाम में ज़ाती तौर पर मफाद के लिए लहराया गया और साइफर को मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया और साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया। आज़म खान ने कहा है कि अमेरिकी साइफर की कहानी साबिक प्रिंसिपल जो आज़म खान है उन्होंने सारी की सारी जो है वो बयान कर दी है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। इमरान खान ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साबिक वापस साइफर मांगने पर इमरान खान ने कहा कि वो गुम हो चुका है। आज़म खान के मुताबिक इमरान खान ने उनके सामने साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की। 28 मार्च को बनी गाला मीटिंग और 30 मार्च को प्रिंसिपल स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में साइफर का मामला ज़ेर बहस आया। आज़म खान ने कहा कि मीटिंग्स में सेक्रेटरी खारजा ने शुरका को साइफर के मदरजात से मुतल्लिक बताया और इमरान खान को बताया गया था कि ये साइफर जो है ये रूटीन की कार्रवाई है और इसमें इस तरह की कोई बात नहीं जो इमरान खान बयानिया बनाना चाहते थे। लेकिन इमरान खान ने वो बयानिया बनाने के लिए एक खुद ही जो है वो एक कहानी गढ़ी। उनके साथ कौन मुलव्वस था ये एक काबिल तहकीक जो है वो अमल है। आज़म खान का कहना था कि ये सारा काम गैर कानूनी भी था और मुल्की सलामती के खिलाफ भी था और मुल्की सलामती के इदारों और अवाम को उनके खिलाफ करने का एक पेशखैमा था और यही जो है वो 9 मई का पेशखैमा बना। आज़म खान ने कहा कि इमरान खान ने जो ये साइफर ड्रामा जो है रचाया था वो उन्होंने खुद ही बनाया था और साइफर जो असल है उसको गुम करार दे दिया गया था। मियाँ शाहिद, जिस तरह के आज़म खान ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ने इस साइफर को अपने पास रखा जो कि खिलाफ कानून था और जो कि आदाब सिफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी है, ऑफिशियल सीक्रेट में आता है, तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इरफान, देखें जो साइफर होता है उसको किसी भी सूरत जो है वो वजारत खारजा से बाहर उसको ले जाना या उसको डी साइफर करना किसी ऐसे गैर मुतल्लका फोरम पे
जो कि खारजा अमूर के मुतल्लक ना हो, ये गैर आईनी और गैर कानूनी भी है और ये मुल्की सलामती की भी खिलाफ वर्जी होती है और पूरे दुनिया में जो सफारती आदाब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी होती है। बिल्कुल सफारती आदाब की ये खिलाफ वर्जी की गई। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर रैंकर पर्सन फरीहा अदरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरीहा साहिबा, कई दिनों के बाद से मंजर आम पर आते हैं आज़म खान साहब और होशरुबा तहलका खेज़ इंकशाफात करते हैं, 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं। इससे क्या नुकसान होगा चेयरमैन PTI को? देखिए, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं आजम खान, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो यकीनन डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। और फिर जो साइफर का पूरा मामला है उसने पाकिस्तानी सियासत को बड़े लंबे अरसे तक हैंडीकैप रखा है। एक बड़े लंबे अरसे तक किसी के गिर्द आप सियासत घूमती रही, यहाँ तक कि हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो थी वो भी उसको जोड़ दिया गया इस साइफर के साथ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का ख्याल था कि वो सही वक्त पे नहीं आई, उसका उल्टा नुकसान हुआ है हुक्मरान इत्तेहाद को। लेकिन बहरहाल वो एक लीगल तरीक़ेकार था। किस तरीके से अलायंस हुआ, क्या मामलात हुए, वो दूसरी तरफ, लेकिन अपेरेंटली ऑन पेपर ये एक लीगल प्रोसीजर था जिसमें बैरूनी इन्वॉल्वमेंट का कहा गया इस साइफर को बुनियाद बनाकर। तो इसलिए ये हमेशा से एक अहम नुक्ता था। फिर इस हवाले से जब आज़म खान बयान रकम करवाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ थे, कहाँ गए, कुछ ऐसे तक खबरें आती रहीं कि वो मिसिंग थे, लेकिन वॉट एवर, बहरहाल अब उन्होंने एक बयान रकम करवाया है और मजिस्ट्रेट के सामने करवाया है, तो उसकी कानूनी हैसियत भी है, उसकी एक इम्प्लीकेशन है, उसकी एक प्राइस है जो कि यकीनन PTI को भुगतनी पड़ेगी, खासतौर पर उनके चेयरमैन को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सवालात बहुत सारे मौजूद हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट मामला ऐसे हैंडल हुआ है कि उन सवालात के हवाले से जवाब कभी भी वाज़ेह नहीं हो सके और शायद हो भी ना सके, क्योंकि जैसे कि अभी आपके प्रोग्राम में भी अभी बात हो रही थी कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें बहुत सारे हसास मामलात हैं। पब्लिक डोमेन में क्या बात आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, साइफर में क्या था, क्या नहीं था, लेकिन कुछ बातें अब बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। मसलन ये कि उसको क्लेम किया गया और एक जलसे में लहरा दिया गया, मसलन ये कि उसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए। फिर हमने देखा NSC मीटिंग, एक नहीं 2 मीटिंग में इसका जिक्र हुआ, इसके हवाले से मिनट्स आए, कैबिनेट मीटिंग में भी इसका जिक्र हुआ। अब हमें जो आज़म खान साहब के बयान से पता चल रहा है वो ये कि उन्होंने आज़म खान साहब को कहा गया कि जो ये साइफर है इसको डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पब्लिक अटेंशन के लिए। अब ये जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया है वहाँ पर अब नजर ये उस बयान की रोशनी में ये नजर आ रहा है कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे जवाब होना पड़ेगा। फिर आगे जो ये बात कहते हैं कि साइफर की कॉपी रख ली गई और मुझे ये कहा गया कि ये मिसिंग हो गई है। अगर आपको याद हो, जिस वक्त ये पूरा साइफर सागा चल रहा था पिछले साल, तो ये खबर आई थी कि एक कॉपी मिसिंग है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी मिसिंग है, ये खबर रिपोर्टेड है। तो इसको जब आप उससे कनेक्ट करते हैं तो ये वाली बात फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कहाँ पे वायलेशन हुई। फिर जो खबरें आई हैं उसमें ये भी पता चला है कि जिस तरीके से कॉपी एक्वायर की उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो भी लीगल तरीक़ाकार नहीं था, क्योंकि जाहिर है ये कोई ख़त तो नहीं है, कोई ईमेल तो नहीं है जो आपके दोस्त ने लिख दी है, ये एक और मुल्क की तरफ से आया हुआ एक बहुत ही हसास डॉक्यूमेंट है जिसका एक खास तरीक़ाकार है जो कि ऑफिस की बुक में दर्ज है, जिसके तहत आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही हों, लेकिन अगर आप उसको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को हैंड ओवर कर रहे हैं तो एक तरीक़ाकार फॉलो होना चाहिए जो कि फॉलो होता हुआ नजर नहीं आया, तो वहाँ पर भी एक वायलेशन नजर आती है। फिर जो बात कोर्ट की जा रही है आज़म खान साहब की तरफ से कि वो ये कह रहे हैं कि वो कॉपी रख ली उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, यानी वो 10 मार्च 2022 का जिक्र कर रहे हैं। और फिर आज़म खान ये भी कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि वो कॉपी किधर है तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे वो गुम हो गई है। अब ये जो बात है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैरान कौन है कि अगर ये इस किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई है और जो ये बात की गई है, यहाँ पे यकीनन हमें बहुत बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। फिर इस बयान में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात कॉन्फेस की आज़म खान से, यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कॉन्फेस की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कि हम इस साइफर पे
پولیٹیکلی اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. یہ مین الزام ہے جس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یقیناً فریحہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور یہ سائفر کو کہانی بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن این ایس سی میٹنگ میں 2 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا، کیبنٹ میٹنگ میں اس کا ذکر کیا گیا. ڈونلڈ لو کو بار بار الزام اس کے اوپر لگایا گیا، ہمارے سفارتی تعلقات کو اس سے نقصان ہوا اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ایک یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. اب اس کنفیس کے بعد 164 کے بیان کے بعد اور اس آڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کارروائی؟ دیکھیں معاملے پہ تو یقیناً کارروائی، اب یہ آپ کسی لا ایکسپرٹ سے پوچھیں، لیکن بظاہر یہ بات نظر آتی ہے. لیگل آڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی کورٹ میں، لیکن لیگل آڈیو سے آپ کو ایک حقائق کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے جو آڈیو لیکس ہوتی ہیں. اب یہ جو آڈیو لیک تھی اعظم خان صاحب کی، اس میں آپ کو یاد ہے یہ پچھلے سال آئی تھی، جس میں کہہ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کہ وی ول پلے آن اٹ، ہم اس پر کھیلیں گے. یہ اتنی آئی تھی، چھوٹی سی آڈیو لیک تھی. سائفر کی بات ہو رہی تھی اعظم خان صاحب کی، اس میں آواز سنی جا سکتی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم کی سنی جا سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سائفر ہمارے پاس آ گیا ہے، وی ول پلے آن اٹ. تو اس وقت تو ظاہر ہے ہم نے کر دیا، اس حوالے سے بنتا تھا کہ ہمیں اس کا کانٹیکٹ نہیں پتا، سیاق و سباق نہیں پتا، یہ کتنی لمبی آڈیو تھی، خالی یہ حصہ کیوں لیک ہوا. لیکن اب جب کہ اعظم خان صاحب یہ بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، آن ریکارڈ یہ بات لے آئے ہیں، انہوں نے اون اپ کر لیا ہے. اس حوالے سے اب یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ وہ جو آڈیو تھی انہی کی تھی. دوسری بات ہمیں یہ بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ بات جو کہی گئی وہ بالکل اسی کانٹیکس میں کی گئی جو کہ اس وقت الزام لگا تھا. اعظم خان، 2 ہی لوگ تھے نا، ایک اعظم خان تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے اور ایک اس وقت کے وزیر اعظم تھے. ایک پارٹی نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم نے نہ صرف وہ سائفر ایک ایسے طریقے سے جس میں لوپ ہول تھے اس کو فارورڈ کیا، بلکہ یہ بھی مان لی ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس کے اندر جو ہے کوشش کی کہ اسے سیاسی جو ہے طریقہ کار اپنایا جا سکے. دیکھیں اگین اعظم خان قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے. اگین جیسے کہ ہم بات کرتے تھے بزدار صاحب کی، اعظم خان بھی وہ کنٹروورشل فگر ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے چیئرمین نے بہت بڑی ناراضگیاں مول لی. جو اسٹیبلشمنٹ سے، دیگر جگہوں سے، بہت جگہوں پر ان کو کچھ باتیں کہی گئیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی اعظم خان صاحب کی وجہ سے. بہت سے لوگ ناراض تھے، مین اسٹریم لوگ ناراض تھے، ان کی پارٹی کے بڑے جو اسٹالورٹس ہیں وہ ناراض ہوئے اعظم خان صاحب کی وجہ سے. آج وہی اعظم خان جن کے لیے تحریک انصاف چیئرمین نے بہت بڑی لڑائیاں مولی، اپنی پارٹی کو کے اندر ناراضگیاں مولی، پارٹی کے باہر ان لوگوں سے جو کہ پارٹی کے اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ ہمدرد ہیں، ان کو ناراض کر دیا، متنفر کر دیا، آپ نے ان کو اپنے خلاف کر لیا، سیاسی نقصان کر لیا. اس شخصیت نے جب آ کر یہ بیان ریکارڈ کرایا ہے تو اٹ ول بی ڈیمیجنگ.